Hello friends, my name is Sohan Singh Sarandut. I welcome you all on my YouTube channel Social Wisdom JBN. आज फिर हमारी मुलाकात हुई है एक नए वीडियो के साथ और आज का जो वीडियो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 3 है। देखिए आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हाउ टू ब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, मीन्स रेवोल्यूशन अब कैसे होता है उसकी डिटेल हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा कि सोसाइटी किस तरह से सफ़र कर रही थी और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि फ्रांस की जो ट्रेजरी है वो खाली हो जाती है और उसको फिल करने के लिए यहाँ पर रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए यहाँ पर किंग के पास एक ऑप्शन बचता है जो कि था टैक्सेस को इंक्रीज़ करना। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। लुई 16 को यहाँ पर टैक्सेस इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। देखिए टैक्स इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर राजा खुद अकेला कुछ नहीं कर सकता था। टैक्सेस अगर इंक्रीज़ करने हैं तो उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। दरअसल उस मीटिंग को अपन क्या बोलेंगे, मीटिंग ऑफ एस्टेट्स जनरल। क्या बोलेंगे इसको अपन, मीटिंग ऑफ एस्टेट्स जनरल। इस मीटिंग के अंदर अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि इस मीटिंग को लास्ट टाइम कब कंडक्ट किया था, 1614 के अंदर, और अब जो ये कंडक्ट होने वाली थी या फिर इस मीटिंग को बुलाया गया वो 5 मई 1789 को बुलाया गया। और इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, पहली चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस मीटिंग का कंपोजिशन क्या था, मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या रहा। तो इस मीटिंग ऑफ एस्टेट्स जनरल के अंदर तीनों एस्टेट्स के लोग थे। मीन्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एस्टेट्स फ्रेंच सोसाइटी के अंदर हमने देखे थे। फर्स्ट एस्टेट से यहाँ पर 300 मेंबर्स रिप्रेजेंट करने वाले थे। सेकंड एस्टेट के यहाँ पर 300 मेंबर्स थे। थर्ड एस्टेट के यहाँ पर 600 मेंबर्स थे। देखिए 600 मेंबर्स में अपन ये चीज़ ध्यान रखें कि थर्ड एस्टेट के अंदर वो सारे लोग हैं जो क्या हैं, मोर प्रोस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं और ज़्यादा प्रोस्परस हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था थर्ड एस्टेट की तरफ से। तो इनकी संख्या टोटल 600 है। यहाँ पर एक चीज़ अपने को और ध्यान में रखनी है कि पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन को यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई थी। मीन्स ये अलाउ नहीं थे इस मीटिंग के अंदर। यहाँ तक हमने समझा। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अब इसमें क्या है, जब ये मीटिंग हो रही थी तो इस मीटिंग के अंदर एक वोटिंग सिस्टम जो फॉलो किया जाना था, इस वोटिंग सिस्टम के बारे में हमें जानना पड़ेगा। वोटिंग सिस्टम के बारे में 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला तो ये कि पहले वोटिंग सिस्टम क्या था। तो प्रीवियसली इसका जो वोटिंग सिस्टम था वो ये था कि हर एस्टेट से एक वोट काउंट किया जाएगा। एंड यहाँ पर अब देखें अपन कि टोटल इस तरह से 3 वोट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टोटल मिलाकर 3 वोट होते हैं। तो ये प्रीवियस सिस्टम था, प्रीवियसली इसको फॉलो किया जाता था। बट अभी क्या होता है कि ये जो थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स होते हैं ये डिमांड कर रहे होते हैं कि नहीं, इस बार वोटिंग सिस्टम बदलना पड़ेगा। तो क्या कर देना चाहिए इस बार, थर्ड एस्टेट के लोगों की डिमांड थी कि इस बार वोटिंग एज अ होल होनी चाहिए। मीन्स ईच मेंबर विल हैव 1 वोट। वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया जो कि आज अपन पढ़ते भी हैं, डेमोक्रेटिक फीचर है। यहाँ पर उसी आइडिया को जो है इन्होंने फॉलो करवाने की कोशिश की। थर्ड एस्टेट के लोगों ने डिमांड की कि इस बार जो वोटिंग होगी वो इस बेसिस पर होगी कि ईच पर्सन विल हैव 1 वोट। तो इस हिसाब से फिर वोट्स कितने होते हैं टोटल, 600 + 300 + 300, आप कह सकते हैं ये टोटल 1200 हो रहे हैं। और प्रीवियस सिस्टम और अभी के सिस्टम में फिर क्या डिफरेंस आता है यहाँ पर, देखिए मोनार्की को अगर कोई भी प्रपोजल पास करवाना है तो उसके लिए वोटिंग के अंदर मेजोरिटी मिलना ज़रूरी है। और मेजोरिटी आराम से हो जाएगी बिकॉज फर्स्ट और सेकंड एस्टेट तो राजा के कब्जे में है, मीन्स राजा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 3 में से 2 वोट तो ऑलरेडी हो गए हैं। तो 3 में से 2 वोट जब अगर उस प्रपोजल को मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रपोजल क्या हो जाना है, पास हो जाना है। लेकिन इस बार क्या था, टोटल वोट्स यहाँ पर 1200 है और 1200 में से जब मेजोरिटी अगर किसी प्रपोजल को मिलेगी, किसी बिल को मिलेगी तो ऑब्वियसली वो पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये जो वोटिंग डिमांड थी इनकी इस बार वोटिंग सिस्टम की, इस डिमांड को राजा ने मना कर दिया। बोले इस सिस्टम को मैं फॉलो करने वाला नहीं हूँ, और इस डिमांड को उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जब राजा इस डिमांड को रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट करने के बाद क्या होगा आप लोग जानते हैं, थर्ड एस्टेट के लोग यहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं। मीन्स इस असेंबली से बाहर निकल जाते हैं। ये एस्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, इस मीटिंग को आप अनसक्सेसफुल मान सकते हैं बिकॉज इसमें जो वोटिंग राइट्स के जो डिमांड्स किए गए थे, वोटिंग सिस्टम के जो डिमांड्स किए गए थे, वो डिमांड्स यहाँ पर फुलफिल नहीं किए गए। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में अपन बात करते हैं कि ये जो मीटिंग हुई थी वो 5 मई 1789 को हुई थी। और अब अपन आगे चलते हैं, एक नई डेट हमारे पास में है, दैट इज़ 20 जून 1789। इस डेट को क्या होता है,
जो भी थर्ड एस्टेट के लोग थे वो सारे लोग एक जगह पर असेंबल होते हैं, एंड दैट प्लेस यू मस्ट नो कि इसमें आप ध्यान रखिएगा, ग्राउंड्स ऑफ वर्सिलीज में एक इंडोर टेनिस कोर्ट हॉल है, वहाँ पर ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होकर खुद को क्या डिक्लेयर करते हैं? नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं। तो थर्ड एस्टेट के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, इन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया? नेशनल असेंबली। फिर आगे क्या होता है? नेशनल असेंबली डिक्लेयर करने के बाद देखिए यहाँ पर ये क्या लेते हैं? ओथ, मीन्स इन्होंने शपथ ली, दे टुक ओथ। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टेनिस कोर्ट ओथ, जो कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए टेनिस कोर्ट ओथ में हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब ये नेशनल असेंबली के लोग इस हॉल में मिलते हैं, असेंबल होते हैं, तब इन लोगों ने शपथ ली कि हम लोग तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक कि फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार ना कर लें। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जब तक तैयार नहीं हो जाएगा तब तक वी विल नॉट डिस्पर्स फ्रॉम हियर। तो ये बात दरअसल इस ओथ में थी, दैट्स वाई इसको अपन क्या बोलते हैं? टेनिस कोर्ट ओथ। और इसको टेनिस कोर्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ओथ कहाँ ली गई थी? टेनिस कोर्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं उनको लीड करने वाले 2 पर्सन के नाम अपने को ध्यान में रखना है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पर्सन वॉज हियर मिराबियो एंड द सेकेंड पर्सन वॉज अबेसियस। ये 2 पर्सन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इनके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी अपने को पढ़ने पड़ते हैं और एग्जाम में पूछते हैं। देखिए मिराबियो के बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़, मिराबियो यहाँ पर एक नोबल फैमिली में जन्म लेता है, मीन्स ही बिलोंग फ्रॉम अ नोबल फैमिली। नोबल फैमिली से बिलोंग कर रहा है और थर्ड एस्टेट को लीड कर रहा है। थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ लोग होते हैं, चाहे वो कुलीन वर्ग से आते हैं या फिर एरिस्टोक्रेट होते हैं, बट हो सकता है उनके दिमाग में सहानुभूति हो किसके लिए? वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए। तो वो ही बात थी इसमें दरअसल कि यहाँ पर मिराबियो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी ये उस सोसाइटी को अपोज करते हैं जो सोसाइटी किसके ऊपर बेस्ड है? फ्यूडल प्रिविलेजेस के ऊपर बेस्ड है। साथ साथ एक और फैक्ट अपने को ध्यान में रखना है कि ही ब्रॉट अ जर्नल इन्होंने दरअसल पब्लिश किया था। तो ये जर्नल क्या था? एन एसे ऑन डेस्पोटिज्म। इन्होंने मिराबियो ने एक ऐसे लिखा था, एन एसे ऑन डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक सिस्टम को इंडिकेट करता है जिसमें अनलिमिटेड पावर्स होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो लीडर हैं वो हैं अबेसियस। अबेसियस दरअसल कौन थे? एक प्रीस्ट थे, पुजारी। इनके बारे में एक स्पेशल फैक्ट देखेंगे। ही रॉट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट। तो यहाँ पर इन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा और उस पैम्पलेट का नाम एग्जाम में पूछते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उस पैम्पलेट का नाम भूल जाएंगे या फिर नाम याद रहेगा तो किसने लिखा ये भूल जाएंगे। तो उस पैम्पलेट का नाम क्या है दरअसल? व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट क्या है? व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट? ये इन्होंने पैम्पलेट लिखा था। किसने लिखा? अबेसियस ने। तो इसको आप दिमाग में कनेक्ट करने की कोशिश करें कि अबेसियस ने लिखा था। मिराबियो के बारे में एक चीज़ अपन ना भूलें कि जर्नल को उन्होंने पब्लिश किया, साथ साथ उन्होंने शानदार स्पीच दिए थे, पावरफुल स्पीच भी दिए थे, जिसकी बदौलत आप कह सकते हैं द पीपल मोटिवेटेड फ्रॉम दोज स्पीचेस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपन अगर बात करें कि ये सारी चीज़ चल रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ अपन देखने वाले हैं कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। फ्रांस में एक तरफ टेनिस कोर्ट के अंदर यहाँ पर जो है सारी चीज़ें हो रही थी, या फिर यूँ कहें कि नेशनल असेंबली वॉज बिजी इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, बट एल्सवेयर व्हाट वाज हैपनिंग देयर, सो दैट वी हैव टू नोटिस एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्टली पहली चीज़ तो ये कि हर तरफ सीवियर विंटर की वजह से यहाँ पर हार्वेस्ट ख़राब हो जाती है, और हार्वेस्ट के ख़राब होने से क्या होगा? यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर ब्रेड की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ब्रेड की प्राइसेस बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा? बेकरीज़ के ऊपर जो बेकर्स होते हैं वो बेकर्स इन ब्रेड को स्टोर करने की कोशिश करेंगे। ओबियसली ऐसा होता है, जब महंगाई होती है, किसी चीज़ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कोई दुकानदार उसको स्टोर करने की कोशिश करता है, और वो इसलिए करता है कि उसके भाव बढ़ जाए या फिर उसको ज़्यादा दाम मिल जाए, है ना, तो उसका मुनाफा बढ़ जाए, बस ऐसे ही वो करता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था दरअसल। तो जिन जिन बेकर्स ने ऐसा काम किया तो वहाँ पर वुमेन जो है अटैक कर देती है इन सारे बेकर्स के ऊपर। तो ये सिचुएशन दरअसल हो गई थी फ्रांस में। उन्हीं दिनों की बात है, अपन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, 14 जुलाई 1789 के आसपास की बात। दरअसल वही डेट अभी अपने सामने आएगी। तो 14 जुलाई को क्या होता है?
क्राउड ने मिलकर, जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखा था, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, हज़ारों लोग ने मिलकर यहाँ पर बेस्टिल पर अटैक कर दिया। और बेस्टिल, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि हमने बेस्टिल के बारे में क्या पढ़ा था एंड व्हाट वाज बेस्टिल। क्लियर? तो लोगों ने यहाँ पर मिलकर बेस्टिल पर अटैक कर दिया। अब ये तो बात है, अपन सिटी की बात कर रहे हैं। कंट्री साइड में क्या हुआ था, कई सारे पीजेंट्स ने मिलकर शैटॉक्स पर अटैक कर दिए। अब ये शैटॉक्स क्या है? शैटॉक्स दरअसल एक शैटो है, उसका प्लूरल वर्ड है। अब ये शैटो क्या है? शैटो होता है कैसल, है ना, कैसल, जहाँ पर या तो राजा रहेगा, मीन्स रेजिडेंस ऑफ द किंग, या फिर अ नोबल मैन। शैटॉक्स पर अटैक किया, फिर यहाँ पर जो हॉर्डेड ग्रेन्स थे उनको लूट लिया सारे पीजेंट्स ने मिलकर, है ना, और साथ साथ यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उनको भी उन्होंने जला दिया। और ये डॉक्यूमेंट्स वो थे जिनके अंदर मैनोरियल ड्यूज़ के रिकॉर्ड्स उसमें इंक्लूडेड थे। अभी मैनोरियल ड्यूज़ क्या है, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। मैनोरियल ड्यूज़, जैसे कि अपन बात करते हैं मैनर की, है ना, मैनोरियल निकला हुआ है मैनर से। मैनर का मतलब होता है जागीर, बहुत बड़ा एरिया, लैंड, ट्रैक्ट्स। और उस जागीर का जो मालिक होता था, आप कह सकते हैं लैंडलॉर्ड कह सकते हैं, नोबल मैन कह सकते हैं। तो उस बड़े मैनर के ऊपर जो पीजेंट्स काम करते हैं उनको बहुत सारे चीज़ें देनी पड़ती है। हो सकता है टैक्स हो उसमें, है ना, कई सारा अमाउंट हो सकता है उसमें देना पड़ सकता हो, कई सारी चीज़ें हो सकती है उसके अंदर। तो कुल मिला के ये कि उन पीजेंट्स के जो ड्यूज़ होते थे उनको अपन मैनोरियल ड्यूज़ बोलते हैं, जो उस मैनर से बिलोंग करता है, उस जागीर से बिलोंग करते हैं। इन मैनोरियल ड्यूज़ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उनको भी उन्होंने जला दिया। ठीक है ना। तो ये इवेंट सारे कंट्री साइड में हो रहे हैं। अभी आगे बात करते हैं अपन, अब इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, शैटॉक्स पर अटैक कर दिया। शैटॉक्स प्लूरल वर्ड है शैटो का, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया, है ना। उस तरफ नेशनल असेंबली ड्राफ्ट तैयार कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन का। कुल मिला के अब यहाँ पर किंग के ऊपर क्या आना ज़रूरी है, प्रेशर आना ज़रूरी है, और इसके ऊपर प्रेशर आया। किंग के ऊपर जब एक एडिक्वेट प्रेशर बनता है तो किंग ने यहाँ पर क्या किया, जो नेशनल असेंबली थी उसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया। मीन्स जो नेशनल असेंबली है कंट्री की, उसको उसने रिकॉग्नाइज़ किया और उसने ये एक्सेप्ट किया कि मेरी जो पावर्स है आज के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहेगी। मीन्स माई ऑल पावर्स विल बी कंट्रोल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये बहुत बड़ा चेंज था। तो अब इसमें देखिए अपन आगे बात करें कि 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ, जब किंग ने ये रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि नेशनल असेंबली हमारी कंट्री की नेशनल असेंबली रहेगी और यही फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी, इस तरह की चीज़ें जो हमारी कंट्री को गवर्न भी करेगी, रूल करेगी। साथ साथ यहाँ पर देखिए अब 4 अगस्त 1789 को क्या होता है, इस असेंबली ने एक डिक्री पास की। डिक्री का मतलब होता है आदेश, ऑर्डर, है ना, ऑफिशियल ऑर्डर यू कैन से। असेंबली ने एक डिक्री पास की। इस डिक्री में क्या था, इस डिक्री से जितने भी फ्यूडल सिस्टम थे उन फ्यूडल सिस्टम को इन्होंने अबोलिश कर दिया। साथ साथ यहाँ पर जो क्लर्जी हैं, मेंबर ऑफ चर्च, उन सब लोगों को यहाँ पर फोर्स किया गया कि वो जो उनके प्रिविलेजेस हैं उनको गिव अप कर दें। इस ऑर्डर के थ्रू इनको गिव अप करना पड़ा। साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, हमने एक चीज़ प्रीवियस वीडियो में देखी थी, टाइट्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। टाइट्स को यहाँ पर एबोलिश कर दिया था। और अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ये टाइट क्या था। नेक्स्ट, लैंड्स जो चर्च के पास में थे, है ना, जो ज़मीनें चर्च के पास में थी, उन सारी ज़मीनों को, सारे लैंड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया, जब्त कर लिया। देखिए ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं वन बाय वन। फिर इसमें क्या होता है, लैंड्स को कॉन्फिस्केट करने से जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास आती है उसकी वर्थ होती है लगभग 2 बिलियन लीवर्स। अगेन आपके लिए सवाल है प्रीवियस वीडियो के नॉलेज के बेसिस पर कि यहाँ पर लीवर्स का मतलब क्या है, अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय लीवर, और एग्ज़ाम में पूछते भी हैं इसके बारे में। तो आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। इस वीडियो में हमने आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन को समझा। आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन की शुरुआत हमने कैसे देखी कि किंग को टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे और उसके पास ऑप्शन है नहीं। टैक्स बढ़ाने के लिए वो अकेला टैक्स नहीं बढ़ा सकता, उसको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मीटिंग बुलाई गई, अनसक्सेसफुल रही। सारे लोग 20 जून को कहाँ मिलते हैं, इंडोर टेनिस कोर्ट में मिलते हैं, और यहाँ पर उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए या फिर उसके ड्राफ्ट को बनाने के लिए सब लोग प्रिपेयर्ड हो गए और ड्राफ्ट बनना तैयार हो गया। इस तरफ ड्राफ्ट बन रहा था और फिर हमने दूसरी तरफ क्या देखा कि कंट्री साइड में क्या हो रहा था, पीजेंट्स क्या कर रहे थे, है ना। आपको पता है कई सारे लोग जो हैं पेरिस के अंदर
बेस्टिल पर अटैक कर देते हैं, कंट्री साइड में लोग पीजेंट्स जो हैं शेटॉक्स पर अटैक कर देते हैं, मैनुअल ड्यूज से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जला देते हैं। फिर उसके बाद अपन कई सारी चीज़ें पढ़े थे। 4 अगस्त 1789 को बहुत सारे जो इवेंट्स हुए हैं उनको भी अपन ने 1 बाय 1 करके देखा, जिसके अंदर क्लर्जी की पावर चली गई, टाइट्स टैक्स को ख़त्म कर दिया गया, इनके पास जो लैंड्स थे वो कॉन्फिस्केट कर लिए गए। तो ये इतनी सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में देखी। तो अब अपन लास्ट में एज़ यूजुअल क्वेश्चन बॉक्स के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं, और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान से सुनिएगा और इंडिकेट करने की कोशिश करें खुद को अपने दिमाग में कि इनके आंसर्स आपको कहाँ मिल सकते हैं। बड़ा ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये तमाम चीज़ें जो हमने देखी है अभी, इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। आउटब्रेक को आपको इसमें समझाना है 1 बाय 1, पॉइंट बाय पॉइंट। फिर यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ मीटिंग ऑफ एस्टेट्स जनरल। मीन्स आपको इसमें क्या दिखाना है, ये जो अभी अपन ने देखा था मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल, इसका कंपोजिशन क्या क्या था। मीन्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट से कितने कितने मेंबर आए थे, और थोड़ा सा इसमें आप लोग ये बता दें कि इसका वोटिंग सिस्टम कैसा था। तो अगेन इट कैन ऑल्सो बी अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज टेनिस कोर्ट ओथ। आपसे बड़ा सिंपल पूछा जाएगा कि टेनिस कोर्ट ओथ क्या है। जब अपन इसको डिस्कस कर रहे थे तो टेनिस कोर्ट ओथ को अपन ने समझ ही लिया था, है ना। आई होप कि इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाएंगे। चलिए, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अपना समय निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, सो दैट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।